वेलकम टू एम दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत। उम्मीद करता हूँ बढ़िया पैसा बना होगा। पिछले हफ्ते मार्केट गिर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये डाउन साइड लिमिटेड है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये खरीदने की बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दिस माइट बी द लास्ट फॉल बिफोर वी मेक न्यू हाइज। ऐसा कुछ चल रहा है कि मार्केट में बाइंग बहुत ज्यादा हो रही है मगर दिखने नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में बात करूंगा, समझाऊंगा, ट्रैप मत होइएगा और धीरे धीरे बाइंग करनी शुरू कर सकते हैं। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था और अभी भी आप कर सकते हैं। और अगर मंडे का दिन देखिएगा साइडवेज जाता है तो ट्यूसडे को बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए। 200 से 250 पॉइंट का अच्छा मूव ट्यूसडे को आ सकता है और अगर वो हुआ तो उसकी क्लोजिंग से ये पता चल जाएगा कि हम थर्सडे तक क्या करने वाले हैं। और मार्केट में बहुत अच्छे चांसेस हैं कि रिकवरी जल्दी आए, लेकिन अभी उससे पहले हम 17,000 को छूते हुए नजर आ रहे हैं। इसे भी मत भूलिएगा और फंस मत जाइएगा, इसीलिए कह रहा हूं ट्रैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग ढंग से होगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, वीकली वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे पूरे हफ्ते के लिए। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए फ्राइडे को क्या हुआ मार्केट के अंदर, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स, ये बड़े वाले दिग्गज शेयरों के साथ खेला गया और मार्केट को बचाने की कोशिश करी गई। हालांकि ज्यादा गिरते हुए नजर आए जो कि वो अदानी एंटरप्राइजेस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड जेएसडब्ल्यू स्टील थे। और ये भी बहुत बड़े दिग्गज हैं। अगर इन 8 शेयरों की बात करूं तो इन 8 शेयरों में से लगभग 6 शेयर कुल मिलाकर 70% ऑफ दी कंट्रीब्यूशन करते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में। यानी कि अगर हम बात करें रिलायंस, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, ये मिलकर 70% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन निफ्टी की वैल्यूएशन में देते हैं। वहीं बैंक्स की अगर बात करें तो बैंक्स में टॉप वाले जो थे लूजर्स की बात करते हैं। पहले एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक गिरते हुए नजर आए फ्राइडे के। और ये भी टॉप शेयर है। एचडीएफसी बैंक इज द टॉप कंट्रीब्यूटर अलॉन्ग विद आईसीआईसीआई बैंक। और वहीं पे अगर बात करें बढ़ने वाले शेयरों की तो एक्सिस बैंक, आईडीएफसी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडस बैंक और एसबीआई बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि एसबीआई ना के बराबर बढ़ा है। बढ़ने वाले शेयरों में ज्यादा दम नहीं दिखा, गिरने वाले शेयरों में ज्यादा गिरावट थी। एचडीएफसी बैंक काफी कमजोर दिख रहा था। हालांकि ये काफी खतरनाक लेवल पे है जहां से कभी भी बाउंस कर सकता है। और अगर वीकली बेसिस पे बात करें तो अभी इस समय पीवी फिनटेक हमारा 19% वीकली बेसिस पे गेन देकर बंद हुआ है। ये पिछला हफ्ता उसने 19% लगभग 18.98% का गेन दिया। इसके अलावा इक्विटास बैंक 14.88% का गेन देके बंद हुआ है। इसके अलावा महिंद्रा सीआई ने भी 14.67% का गेन करा है। और ओलेक्ट्रा ग्रीन जो है इसने 13.58% का गेन करा है लास्ट वीक में, अगर वीकली बेसिस पे बात करें। वहीं अगर लूजर्स की बात करें तो नो सरप्राइज, अदानी के सारे शेयर गिरते हुए नजर आए। अदानी एंटरप्राइजेस 23.63% गिरा। टोटल अदानी टोटल जो है वो 22.61%, अदानी ग्रीन 22.61% और अदानी ट्रांसमिशन 22.61 और अदानी विल्मर 17.27%, दैट इज 17.27% गिरता हुआ नजर आया वीकली बेसिस पे। और इसके अलावा अगर बात करूं तो माइक्रोटेक डिविएशन जो है 20.08% और टाटा टेली सर्विसेज जो है 12.93, दैट इज 12.93% गिरता हुआ नजर आया। और अगर बात करें कि वीकली डेटा के हिसाब से जो हुआ बाइंग और सेलिंग में, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, विदेशी निवेशक, उन्होंने सिर्फ कल की फ्राइडे की बात करें अगर 1470 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा माल बेचा और उतना ही लगभग, यानी कि डोमेस्टिक वालों ने उतना ही लगभग 1400 करोड़ का माल खरीद लिया। 1400.98 करोड़ का माल खरीद लिया, यानी कि बाइंग और सेलिंग बराबर होती हुई नजर आई। हालांकि थोड़ा सा 70 करोड़ का डिफरेंस है जो कि रिटेल को दे दिया गया। ये तब तक होता रहेगा जब तक ये मार्केट बढ़ना तय नहीं करती। और ये इतना कम डिफरेंस है कि लगभग फ्लैट ही है माना जा सकता है। तो ये मंडे को इक्वेट होते हुए ट्यूसडे को मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा दिखाई देगा। बाकी मंडे को क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मंडे को कोई छोटा सा डोजी, बहुत पतला वाला डोजी बन जाता है, बहुत अच्छा रहेगा वो अगर बनता है। और अगर खासतौर पर लॉन्ग लेग डोजी बना तो और भी अच्छा होगा और वो दिन ट्रैपिंग का होगा। इसका मतलब अगर लॉन्ग लेग डोजी बनते हैं तो इसलिए बोल रहा हूं सावधान रहिएगा, ट्रैप मत होइएगा। अगर हम मंथली बेसिस पे बात करें तो फरवरी मंथ के अंदर में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सिर्फ 4500 करोड़ का माल बेचा है, दैट इज 4508.91 करोड़ का माल इन्होंने फरवरी मंथ में अभी तक टिल डेट बेचा है। जबकि जनवरी में अगर बात करूं ओवरऑल 41,464 करोड़ का माल बेचा था। तो ये बेच नहीं रहे हैं अब, क्यों? समझिए, मार्केट को गिराया नहीं जा रहा, दिखाया जा रहा है। हालांकि ग्लोबल संकेत कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं है और मार्केट अभी और नीचे जाती हुई नजर आ रही है, मैं फिर बता रहा हूं। और हम 17,000 को भी छू सकते हैं, 16,900 समथिंग इज दी क्रिटिकल लेवल, इस पे नजर रखिएगा, उसके बारे में बात करेंगे। वहीं अगर इनकी 4,500 करोड़ की सेलिंग बोले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो जो घरेलू निवेशक हैं, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बड़े वाले, उन्होंने इसके मुकाबले में 12,397 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया है फरवरी मंथ में।
हालांकि इन्होंने भी पिछले महीने 33,411 करोड़ का माल खरीदा था, जो कि अब कम है, लेकिन क्योंकि बिक कम रहा है तो ये कम खरीद रहे हैं, बट जितना बिका है उससे 3 गुना माल लगभग इन्होंने खरीदा है, विच इज अ गुड साइन। इसका मतलब मार्केट को वो बहुत गिरता हुआ हम नहीं देखेंगे। हालांकि फिर बता रहा हूं, वो भी 17,000 को छूते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल 200-250 पॉइंट की गिरावट और आती हुई नजर आ रही है। और अगर वैसे बताऊं आपको, देखिए मैं कई बार समझा चुका हूं वीकली वीडियोस में, इस बार फिर बताता हूं आपको। पिछले 2 साल के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इतना माल बेचा है जितना पैसा आने में 13-14 साल लगते हैं, यानी कि 3,71,000, दैट इज 3,71,000 करोड़ से ज्यादा का माल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक जो है वो बेच चुके हैं, जिसका मतलब उन्होंने इंडिया से पूरी तरह से पत्ता काट लिया। हाउएवर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि उसके बावजूद मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरी है, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, विदेशी के मुकाबले में जो घरेलू वाले हैं, देशी वाले, उन्होंने भी इतना ही माल खरीद लिया। उन्होंने 3,71,273 करोड़ का माल खरीदा है पिछले 2 साल में, 2021 एंड 22 की बात करूं तो। और अभी फिर से सीन वैसा ही चल रहा है, जिसके तहत में और ज्यादा बढ़ गई है बाइंग घरेलू वालों की, यानी कि अभी 12,000 करोड़ का माल इन्होंने खरीद लिया है। फरवरी में बेचा गया है 4,500, और वैसे ही चल रहा है। इसका मतलब हम अभी बाइंग और आती हुई नजर आ सकती है और मार्केट को बहुत ज्यादा गिरने नहीं दिया जाएगा। हालांकि 17,000 फिर से कह रहा हूं आता हुआ नजर आ रहा है। और अब वॉलेटिलिटी भी बहुत शांत हो रखी है। हालांकि अभी फिलहाल जो है 14.19 पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ है हमारा फ्राइडे को, दैट इज डिप ऑफ 5.90%, जिसका मतलब यह है कि कूल ऑफ हो रहा है विक्स। और वॉलेटिलिटी कम रहने का मतलब गिरावट में तो शांति रहेगी। और अभी फिलहाल हालांकि ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा कूल्ड ऑफ है। इतना शांत रहना नहीं चाहिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स को। माल समेटा जा रहा है तभी तक रहेगा ये, जैसे ही मार्केट में मूव आने शुरू होंगे, ट्रेंडिंग शुरू होगी, तो ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, और वो बहुत जल्दी हो सकता है। फिर बता रहा हूं, मंडे विल बी अ क्रूशियल डे, नजर बनाए रखेगा। और खास तौर पे अगर मंडे को डोजी बने, यानी कि बहुत छोटी रेंज में मार्केट ओपन और क्लोज बनाए, हालांकि मूवमेंट बड़ा हो सकता है, हाई और लो बहुत दूर दूर हो सकते हैं, लेकिन क्लोज और ओपन बहुत नजदीक रहे तो समझ लीजिएगा ट्यूसडे को बहुत बड़ा मूव आने वाला है, और वो मूव 90% चांसेस के अपसाइड का ही होगा। इस तरह से गेम अपना प्लान करिएगा। बाकी अगर बात करें, देखिए फ्राइडे को हुआ 17,465 पे निफ्टी क्लोज हुआ, दैट इज 17,465 विद अ डिप ऑफ 45 पॉइंट्स, विच इज 0.26% का डिप, जो कि ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। हालांकि गेम की अगर बात करें तो गेम जो हुआ वो 177 पॉइंट से ज्यादा का था निफ्टी में। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 39,909 पे क्लोज हुआ विद अ डिप ऑफ 92 पॉइंट्स ओनली। जबकि अगर मैं बात करूं इन बैंक निफ्टी की, तो 529 पॉइंट से ज्यादा का गेम था, यानी कि हाई और लो के बीच का गैप देखें तो मार्केट जो मूव करी वो 529 पॉइंट से ज्यादा मूव करी। उसके बाद भी क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 92, यानी कि कोई पैसे लगा रहा है तभी ये हो पा रहा है ना, वरना एक बार गिरने के बाद मार्केट को उठाने आसान नहीं होता, क्योंकि उसको उठाने के लिए पैसा लगता है, और वो पैसा तो लग रहा है। लेकिन फिर बता रहा हूं, मार्केट अभी भी नीचे जाती हुई नजर आ रही है, और 200 पॉइंट 250 पॉइंट बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है, और बैंक निफ्टी में बड़ा स्कोप है, और बैंक निफ्टी गेम चेंजर हो सकता है। इस पर नजर बनाए रखिएगा, इसके लेवल्स बताऊंगा। अगर ये टूटने पे आया तो मार्केट को बहुत बड़ा धक्का दे सकता है। और ये कब टूटेगा? अगर डॉलर्स में दिक्कत आती है, डॉलर की प्राइस में एक बड़ी बढ़त आती हुई नजर आ रही है, अगर वो आती है तो दिक्कत देगी। और साथ में अदानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में गिरावट को अब थमना चाहिए, अगर ये नहीं थमी तो हमें बहुत नुकसान दे सकती है। उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं सेंसेक्स में क्या हो रहा है। देखिए अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 807 थी फ्राइडे को, और गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है वो 1,227 थी, विच इज गिरने वाले शेयरों की गिनती ज्यादा है कंपेयर टू बढ़ने वाले शेयरों की। हालांकि अगर थर्सडे को बोले तो लगभग सेम थी, मगर उससे पहले वेडनेसडे को बढ़ने वाले शेयरों की गिनती घटकर सिर्फ 377 दैट इज 377 रह गई थी, और गिरने वाले शेयर जो थे वो 1,651 तक पहुंच गए थे। यानी कि अब गिरने वाले शेयरों की गिनती घट रही है, हालांकि अभी भी बढ़ने वाले शेयरों से ज्यादा शेयर गिर रहे हैं, और ये बाइंग के भी साइन है, क्योंकि बढ़ने वाले शेयरों की गिनती भी बढ़ रही है और धीरे धीरे गिरने वाले शेयरों की गिनती घट रही है। अब अगर बात करें सेक्टर वाइज, तो देखिए इस समय फ्राइडे की बात करें तो गिरने वाले सेक्टरों में मेटल, ऑटो, रियलिटी, मिड कैप्स, मीडिया, एफएमसीजी, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, ये सब गिरते हुए नजर आए। वहीं अगर बढ़ने वाले सेक्टरों की बात करूं तो फार्मा को छोड़कर सभी अच्छे सेक्टर थे, जैसे कि एनर्जी, इंफ्रा, स्मॉल कैप। हालांकि इंफ्रा भी थोड़ा वीक नजर आ रहा है, बट एनर्जी इज अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग सेक्टर, और स्मॉल कैप में बढ़त आने का सीधा सा मतलब ये होता है कि एक अच्छी बाइंग हो रही है और मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, माल में मतलब मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये अभी और शायद एक दिन रह सकता है, मंडे, और हो सकता है ट्यूसडे को भी रहे।
तो बहुत अच्छा टाइम है बाइंग का, लेकिन धीरे धीरे बाइंग कीजिएगा, एक साथ लालच में मत कीजिएगा। जब मार्केट में शेयर गिरने लगे तब बाय मत कीजिएगा, जब बढ़ने लगे तब बाय मत कीजिएगा, लेकिन जब गिरने के बाद शेयर वापस उठने लगे दैट इज द टाइम व्हेन थोड़ा सा बाय कीजिए। और अगर वो फिर बढ़ता ही जाए तो उसको और ऐड कर लीजिए, और अगर वो थोड़ा और गिरे लेवल से तो नीचे जाने दीजिए, फिर जब तक गिरता रहे गिरने दीजिए, और जब फिर रिवर्सल दे तब बाय दोबारा से कर अपनी पोजीशंस को और बढ़ाइए। इस तरह से बाइंग करेंगे अगर, तो मैं बता रहा हूं आपको मार्च और अप्रैल के महीने में बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। और कौन कौन से शेयर है उनके बारे में भी कुछ कोशिश करूंगा बताने की। उससे पहले ग्लोबल संकेतों को देख लेते हैं। देखिए गोल्ड की बात करें तो इस समय लगभग खतरनाक लेवल से काफी नजदीक नीचे आ चुका है, गिर रहा है, 55,787 पे है, और इसको अभी और सेल किया जा सकता है। मेरी नजर में इसकी रेंज जो दिख रही है अगले हफ्ते के लिए वो 52,800 से लेकर 56,600 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो नीचे की डाउन साइड अभी काफी और है, अगर आप चाहें तो उसके लिए कर सकते हैं। इसका भी चार्ट दिखाकर आपको लेवल्स बताने की कोशिश करूंगा। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में भी कुछ ऐसा ही सीन बना हुआ है। इसने जो बढ़त दिखाई थी और अपने लेवल्स को टेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ गया था, ये वहां से कमजोर होकर नीचे की तरफ आ चुका है और अभी डाउन साइड और दिखा रहा है, हालांकि क्रूशियल लेवल पर है। और फ्राइडे को ये 64,921 पे बंद हुआ है विद अ डिप ऑफ 0.79%। दैट इज नॉट द साइन ऑफ वीकनेस, बट ये सपोर्ट पे है। 65,000 इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर इसकी रेंज की बात करूं तो अगले हफ्ते ये 61,350 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ऊपर की साइड में 65,600 अब एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। इसके पार जाएगा तो ही बढ़त की बात सोच सकते हैं, वरना उससे पहले ये नीचे या साइडवेज ही दिख रहा है। वही अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड की जो मैंने रेंज बता रखी थी अभी भी वही कायम है, 5950 से लेकर 6800 के बीच में ही घूम रहा है। अभी फ्राइडे को 6185 पे क्लोज हुआ है और साइंस ऑफ वीकनेस है। अभी शायद और 150 पॉइंट और टूट सकता है, उसके बाद शायद बढ़ना कोशिश करे और 6800 तक जाकर फिर मैक्सिमम अटक जाए, उसके पार जाएगा तभी ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। गोल्ड सपोर्ट में आ चुका है, सिल्वर सपोर्ट में है, सस्ता हो गया है। जब कमोडिटीज में कमजोरी आती है तब मार्केट में, इक्विटी मार्केट में बढ़त आती है। वहीं अगर सिंगापुर निफ्टी की बात करें तो इस समय एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 17,505 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारी क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर है हालांकि, लेकिन गिर कर बंद हुआ है क्योंकि वो फ्राइडे में हमारी मार्केट बंद होने के बाद भी ट्रेड होता है, तो उसमें डिप था 37 पॉइंट्स का। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होता और बाकी हमारे मार्केट खुलने से बहुत पहले 6 बजे के करीब वहां पर खुल जाता है, तो वहां पर और भी ट्रेड होकर ये रिकवरी आ सकती है और ये कोई बहुत बड़ा साइन है नहीं अभी फिलहाल। इसके अलावा जो क्रिटिकल लेवल है, वो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है यूएसडी आईएनआर। ये खतरनाक लेवल पे अभी भी लगातार बना हुआ है। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था और अभी भी ये वहीं पे करीब बना हुआ है, लेकिन ये 2 बार अपनी रेजिस्टेंस को टच कर वापस नीचे आ चुका है। अगर इसको नीचे ही आना है तो बहुत अच्छा होगा, तब हमारी मार्केट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ती नजर आएगी। हालांकि ये ऊपर गया अगर 83 के तो ये खतरनाक हो जाएगा। इसके जो लेवल्स नजर आ रहे हैं, हालांकि फ्राइडे की बात कर लेते हैं तो 82.7350 पे क्लोज हुआ है, 82 रुपए 73.50 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। और इसकी रेंज बात करूं तो नीचे की तरफ में 81.20 तक जा सकता है और ऊपर की बात करूं तो 83.36 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। यहां तक की रेंज जो है ये हमारे लिए ठीक ठाक रेंज है, मार्केट को बड़ा हिट नहीं देगी। लेकिन अगर 83.36 के ऊपर गया, हालांकि अगर 83 के ऊपर गया तो 83.36 को बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, चला जाएगा ऊपर, ऐसा दिखा रहा है। तो इसलिए 83.36 बेसिक लेवल हुआ जो कि टेक्निकली निकल के आ रहा है, लेकिन 83 के ऊपर न जाए तो अच्छा है। 83 के ऊपर समझ लीजिएगा मार्केट बढ़ने से मना कर रही है। हालांकि क्रिटिकल लेवल जो है अभी फिलहाल अगर जिस रेंज में घूम रहा है उसी के तहत में 82.30 है। अगर उसके नीचे आके ट्रेड करने लगता है तो ये मार्केट को थोड़ी स्ट्रेंथ देनी शुरू कर देगा, हालांकि नीचे जितना जाए उतना ज्यादा अच्छा। वहीं अगर शेयरों की बात करने की, फ्राइडे को जो गिरने वाले शेयर थे वो मैक्रोटेक डिवीजन जो है वो 10.7% गिरता हुआ नजर आया, सीईएससी 6.84, आईआरबी इंफ्रा 5.72%, सेरा सैनिटरी जो है 5.29% गिरता हुआ नजर आया और मेट्रो ब्रांड जो है वो 5.06% गिरता हुआ नजर आया। अगर बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टॉप गेनर 19.30% का गेन, 19.30% का गेन। महिंद्रा सीआई काफी मजबूती से चल रहा है और ये आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा मूव करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गिरने पर ही खरीदेगा, अभी काफी बढ़ चुका है। इसने भी फ्राइडे को 15.75% का गेन दिखाया, 15.75। और इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एक सरप्राइज शेयर जो कि 12.37% बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से इंफ्रा में भी हमें तेजी नजर आई। हालांकि कोई खास कारण है नहीं, बजट में जो कुछ हुआ है उसके तहत में अब हाउसिंग वाले शेयर जो हैं
फाइनेंस वाले, हाउसिंग फाइनेंस वाले गिरते हुए नजर आएंगे, या कम से कम बढ़ने के लिए तो कोई कारण नहीं है। वहीं पे पीवी फिनटेक जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया और 10.59% के गेन के साथ फ्राइडे को बंद हुआ। और 52 वीक हाई बनाने वाले शेयरों की गिनती घट गई फ्राइडे को बहुत ज्यादा, और सिर्फ 3 शेयर थे जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया। नया 52 वीक हाई बनाने के बाद उनमें से भी एक शेयर जो कि साइंट है रेड में बंद हुआ, यानी कि बढ़त को कायम नहीं रख पाया, जहां खुला था उससे भी नीचे बंद हुआ 52 वीक हाई बनाने के बाद। इसके अलावा जो थे फिनोलेक्स केबल और महिंद्रा सीआई जो हैं, ये वो शेयर थे जिन्होंने अपना नया 52 वीक हाई बनाया और उसे कायम भी रखा। अब इसके अलावा अगर आपको नजर रखनी है तो देखिए इंडिया विक्स पे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नजर रखिए और डॉलर पे नजर रखिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये दो फैक्टर पिछले 3 हफ्ते से घुमा रहे हैं और कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं, जबकि इनकी कंसोलिडेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इनमें एक बड़ा मूव आना ही चाहिए, और जैसे ही आएगा वो मार्केट को डायरेक्शन देगा। इन पे नजर बनाए रखिएगा। अब अगर बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्रिटिकल लेवल्स, तो देखिए अभी फिलहाल के लिए मंडे की बात करें तो 39,830 एक क्रिटिकल लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे। बैंक निफ्टी को इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, और अगर ऊपर की बात करूं तो 40,500 के अगर ऊपर क्लोज हो जाता है तो बहुत अच्छा साइन होगा। और अगर निफ्टी की बात करूं तो 17,465 इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल। नीचे की तरफ में अगर हम आते हैं 465 पे ही हम क्लोज हुए हैं, तो 465 अगर सस्टेन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि अगर नीचे गिरते हैं तो 17,305 एक लास्ट होप की तरह से है, अदरवाइज 300 पॉइंट का और फॉल आता हुआ नजर आएगा और हम 17,000 या 16,900 को भी छूते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अगर वीकली रेंज की बात करें तो बैंक निफ्टी की रेंज जो निकल के आ रही है वो 38,450 नीचे तक, और ऊपर की बात करें तो 41,830 के बाहर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा अगले हफ्ते। और अगर निफ्टी की बात करें तो वो 17,046 क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूं मैं, 17,046 और 17,980 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा, इसके पार नहीं जा रहा। हालांकि अगर हमें मजबूती के साइंस चाहिए जहां पे हमें ये पता चल जाए कि बियर्स ने हार मान ली और बुल्स ने कंट्रोल ले लिया है, उसके लिए बैंक निफ्टी को क्लोजिंग देनी होगी 42,050 के ऊपर और निफ्टी को क्लोजिंग देनी होगी 18,050 के ऊपर, तभी समझ में आएगा कि बियर्स वीक हो रहे हैं और बुल्स स्ट्रांग हो रहे हैं। उससे पहले पोजिशनल बाय नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि गिरने वाले शेयरों को रिवर्सल के साइन पर आप फिर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जिस शेयर को एक बार गिराते हैं उसको अगले दिन बढ़ाते हैं, फिर जिसको बढ़ाया है आज अगर वो ज्यादा बढ़ जाता है तो अगले दिन गिरता हुआ नजर आता है। गेम को जिस तरह से चल रहा है, मतलब रिटेल से माल निकलवाया जा रहा है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं चार्ट पे, कहां एंट्री कहां एग्जिट, कौन कौन से लेवल्स होंगे पूरे हफ्ते के लिए और मंडे के लिए। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए गेम आपको समझा चुका हूं, सीधा लेवल्स बताता हूं। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो ऊपर के लेवल जो हैं शुरू होते हैं 500 से ऊपर, 17,500 के ऊपर बढ़िया होगा, और ऊपर गया तो 18,200 तक बैंक निफ्टी 50 जाता हुआ नजर आ सकता है। लेवल्स क्या होंगे तो पहला लेवल है 17,500, 17,500 से 530 का एरिया है, और अगर इसको पार कर ले तो 530 से 570 का एरिया है जिसमें कंसोलिडेट करती नजर आ सकती है मार्केट। और अगर इसको पार कर ऊपर चलने लगे तो असली लेवल्स आने शुरू होंगे जो कि रेजिस्टेंस होंगे, और हर जगह पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें अधिकतर लेवल बहुत स्ट्रांग है और कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग वाले लेवल्स और बहुत स्ट्रांग वाले लेवल्स बताते हुए चलता हूं। दैट इज 17,611 पहला लेवल स्ट्रांग, उसके बाद 653, 17,653 और उसके और 653 जो है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है हालांकि निफ्टी, बट हो सकता है ट्यूसडे को हो जाए, मंडे की क्लोजिंग से पता चलेगा। ये मंडे का वीडियो देखना मत भूलिएगा। और अगर इसके बाद आगे बात करूं तो 653 के बाद 722, 17,765 दैट इज 765, फिर उसके बाद वेरी क्रिटिकल एरिया जो आ रहा है वो है 17,813 से 17,852। यहां पर आके मार्केट जरूर रुकेगी और जरूर रुकेगी, जब भी आएगी एकदम से पार नहीं करेगी, या फिर एक दिन पहले इसके बिल्कुल आसपास कहीं बंद होगी और फिर गैप अप करके पार करेगी। याद रखिएगा जब ऐसा कुछ हो तो उस तरह से गेम खेलने की कोशिश करिएगा। और अगर इस लेवल को पार कर ले तो समझ लीजिएगा बीएस बहुत कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी हारे नहीं है, बट फिर भी बुल्स कंट्रोल लेते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगला लेवल जो होगा 17,890, फिर उसके बाद एक छोटी सी रेजिस्टेंस 17,918, फिर 945, फिर 17,972। ये एरिया है जो बहुत क्रिटिकल एरिया है, दैट इज 17,972 से 18,000 का एरिया बहुत क्रिटिकल एरिया होगा। यहां पर फिर से निफ्टी को स्ट्रगल करना होगा और खूब पैसा लगेगा तभी ऊपर जाएगा। हालांकि ऊपर अगर इसके आसपास कहीं बंद हो तो भी यकीन मत मानिएगा जब तक 18,037 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, क्योंकि यहां से भी ये फिसलकर वापस आ सकता है और बड़ा सा गैप डाउन दे सकता है अगर यहां पे आए मार्केट, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और इसके ऊपर फिर 18,067 और उसके बाद फिर 18,000
100 और उसके बाद 18,134 और उसके बाद 18,200, फिर 18,250 क्रिटिकल एरियाज हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए। हालांकि नीचे की बात करें अगर तो 17,447 इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसको ये ना ही तोड़े तो अच्छा है। और ये अभी फिलहाल एक बार टेस्ट हो चुकी है, दोबारा टेस्ट हो तो बहुत चांसेस है कि यहां से वापस बाउंस बैक करे। और अगर इसके नीचे आती है तो एक छोटी सी सपोर्ट 17,394, दैट इज 17,394 और उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया है ये 17,350, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। इसको अगर पार करके नीचे की तरफ चला तो दिक्कत होगी, लेकिन इसको आसानी से पार करना नहीं चाहिए इसको। और इसको तोड़ दिया तो फिर 17,312, फिर उसके बाद सीधा 17,234, 17,200, 17,234 और इसके नीचे 17,135 और उसके बाद 16,968 क्रिटिकल लेवल्स हैं। इनको ये अचीव करने की कोशिश कर सकता है और वहां पर जरूर कोई बाउंस आना चाहिए। उसके नीचे मार्केट मुझे तो जाती भी नहीं नजर आ रही है आने वाले समय में। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है ये, हम फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में घुस रहे हैं, मंथ एंड है फरवरी का, उसके बाद हम फाइनल फाइनेंशियल ईयर के मंथ में एंटर कर जाएंगे, जहां पे अपनी बैलेंस शीट को एडजस्ट करते हुए सेटल करते हैं सारे बड़े पैसे वाले, और उसके तहत में गेम बड़ा हो सकता है। इसलिए पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। अगले हफ्ते हर रोज वीडियो को जरूर देखकर अपने लेवल्स को अपडेट करते रहिएगा, नहीं तो ये गेम खतरनाक हो सकता है। अब अगर बात करूं इसके बाद निफ्टी के बाद गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो देखिए गोल्ड के लिए जो मैंने लेवल्स निकाल के दिए आपको, रेंज ये बनती है। ये एक बहुत अच्छे से अप साइड पे चल रहा था, लेकिन ये यहाँ पर इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला इन्वर्टेड हैमर या डोजी कह लीजिए बनाया और यहां से वापस रिवर्सल लेता हुआ नजर आ रहा है। और अब इसने अपने 50 एसएमए को भी तोड़ दिया है, जो कि एक खतरनाक साइन होता है। और इसने डेली और वीकली बेसिस पर एक साइन दिया है, जिसका मतलब यह है कि ये बढ़ने के मूड में नहीं है। और अगर ये बढ़ने के मूड में नहीं है तो गोल्ड के गिरने का मतलब, सिल्वर के गिरने का मतलब इक्विटी मार्केट में अपसाइड। और हालांकि इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो आता है वो 55,285 आता है, फिबोनाची का नंबर 61.8% अगर आप लास्ट मूव को कैप्चर करेंगे तो। और इसलिए ये इसके नीचे जाता हुआ मुझे नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें और दूसरी चीजों की, जैसे कि अगर हम बात करें क्रूड और सिल्वर की, तो क्रूड के अंदर हमें इस समय पे जो स्टोरी समझ में आ रही है वो कुछ इस तरह की है कि ये नीचे में है और सेल में है, बाय का तो मतलब कोई सीन ही नहीं बन रहा। एम पैटर्न को बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये डेली चार्ट है, अगर आप डेली चार्ट देखें तो देखिए ये है एम पैटर्न, यहां से गया ऊपर, ऊपर से गया नीचे, और अगर अब ये 6,000 को तोड़ता है तो ये खतरनाक लेवल हो सकता है और ये काफी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ये ऐसा करेगा कि नहीं ये देखने की बात होगी, क्योंकि इस रेंज के अंदर ये बहुत समय से चल रहा है। इसने कई बार इसके पास आकर वापस बाउंस लिया है। अब ये काफी कंसोलिडेट कर चुका है, आगे क्या होगा देखने की बात होगी। इसके लेवल्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। 6,000 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगे, क्लोजिंग दे दे, तो फिर ये नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर के अंदर इस समय बैंड ब्लास्ट होता हुआ नजर आ रहा है डाउन साइड की तरफ में, और इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कुछ ऐसे हैं जो कि खतरनाक है। और अगर सच में ये गिरावट आती है तो ये एक अच्छा साइन होगा। इसको अभी फिलहाल मैं सेल के उसमें ही हूं, और अगर ये नीचे जाता है तो पहला सपोर्ट जो इसको मिलता है वो 62,480 के आसपास मिलता है, और अगर इसको तोड़ दे तो फिर 63,201 और उसके बाद 62,670 का एरिया, ये बहुत क्रिटिकल एरिया है। यहां से इसको जरूर बाउंस करना चाहिए। ये आसानी से इसको तोड़ेगा ऐसा नहीं लग रहा। यहां से अगर बाउंस नहीं करा तो ये नीचे जाएगा, और तब मार्केट के लिए बहुत अच्छा शायद इक्विटी के लिए होगा। लेकिन ये होने का मतलब हमारे बहुत सारे शेयर्स जो हैं, हो सकता है उनमें आईटी भी हो, गिरता हुआ नजर आए, क्योंकि इसके गिरने का मतलब आईटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर सिल्वर की डिमांड जहां से आ रही है, तो वो तभी होगा ये सिल्वर का गिरना जब वहां पे आईटी में कमजोरी आएगी। और अगर इसके नीचे चला जाए तो फिर 60,298, 59,244 तक जाता हुआ नजर आ सकता है सिल्वर। गोल्ड के लेवल्स शायद मैंने आपको बता दिए, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 55,126 इज इंपॉर्टेंट लेवल। इसको तोड़ के नीचे करे ट्रेड तो सेल करना शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल 54,520, उसके बाद 53,638 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है अगले ही हफ्ते में। और अगर इसके बाद हम बात करें जो कि इंपॉर्टेंट यूएस डॉलर है, तो डॉलर के लेवल्स की अगर हम बात करें तो डॉलर मुझे खतरनाक लेवल पे नजर आता है। जिस तरह से उसके लेवल्स बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे में 82.30 से लेकर
48.75 पे। इसको ये तोड़ेगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इसको नहीं तोड़ता तो फिर ये फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ये इसको तोड़ देता है नीचे की तरफ, तो फिर आप समझिए कि ये जा रहा है और नीचे, यानी कि अगला लेवल जो आएगा फिर वो 80.95 तक जा सकता है, यानी कि लगभग 81 मान लीजिए, 80.9582 तक जाता हुआ सीधा नजर आ सकता है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आसानी से टूटेगा नहीं, और हो सकता है कि ये इसी रेंज के बीच में, यानी कि 82.47 से लेकर 82.9990 यानी कि 83 तक ये चलता हुआ नजर आए और इसी के बीच में घूमता रहे और कंसोलिडेशन करे बिफोर इट डिसाइड टू मूव इन एनी डायरेक्शन। अब अगर बात करें इसी तरह से क्रूड की, तो क्रूड के बारे में बता दिया आपको। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी कमजोर नजर आ रहा है, हालांकि ये अभी भी ऐसी जगह पर है जहां से इसने अभी डिसीजन लिया नहीं है, कुछ इस तरह से बातें कर रहा है। अब इसके जो लेवल्स है अगर आप इनको नोट कर लें और अगर ये उन लेवल्स को तोड़ता हुआ नजर आए तो आप इसके अंदर में ऐसा ट्रेड ले सकते हैं जो कि, और कोई भी इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है ना वो बहुत मजबूत नहीं है। सपोर्ट फिर भी मजबूत है, रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो एक रूल ये कहता है मार्केट्स में कि मार्केट्स मूव इन दी डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इस हिसाब से बनती है, और बाकी मैंने आपको बताया जो सब डेटा बता रहा हूं गोल्ड और सिल्वर की बात करते हुए, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाए। और दूसरा इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है, ये आर्ली चार्ट है जो मैंने खोला है, अगर आप इसको देखें तो ये बना रहा है डब्ल्यू पैटर्न। यहां से अगर ये इसको यहीं से रिवर्सल लेकर ऊपर जाकर ट्रेड करना शुरू करे ये वाले लेवल से, लेकिन क्या ये करेगा ऐसा अभी पता नहीं है, ये देखने की बात होगी। और ये मंडे और ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इन पे नजर रखिएगा और काम अकॉर्डिंगली कीजिएगा। अभी क्लियर नहीं है डायरेक्शन। अब अगर बात करें लेवल्स की सीधा, तो लेवल्स नोट कर लीजिए। देखिए अगर बैंक निफ्टी को जाना है ऊपर तो सबसे पहला लेवल जो है इसकी रेजिस्टेंस का वो बनता है 40,000, क्रिटिकल लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल भी बनता है। और अगर बात करें इसको तोड़ देने के बाद ऊपर की तरफ ये जहां जाएगा वो लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस रेजिस्टेंस बनती है, जो कि 40,000, एक मिनट देखिएगा, 40,150 के पास बनती है। 150 से फिर छोटी छोटी रेजिस्टेंस आती है, 40,500, 40,618, 40,773, 40,940 और उसके बाद 41,000। ये 41,000 भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको ही आसानी से तोड़ेगा ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन अगर इसको तोड़ दे, अगर तो देखिए बीयर्स के कंट्रोल में है मार्केट और कोई करेक्शन आती है छोटी मोटी तो वो यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए 41,000 पे, और फिर वापस नीचे की तरफ जाना चाहिए, जिसके कि भी बहुत सारे साइंस हैं और ये मार्केट नीचे गिरती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो फिर छोटी छोटी रेजिस्टेंस 41,168, 41,300, 41,464 और 41,778, और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रेजिस्टेंस 42,000 से लेकर 42,260 का एरिया। बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देते तो बियर्स पूरी तरह से बाहर हो गए हैं, ये मान लीजिएगा। और फिर उसके बाद 42,500, 43,000, 43,500, 44,000 कहां जाएंगे हम देखने की बात होगी। और अगर नीचे की बात करूं तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 39,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, इसको तोड़ेगा नहीं। और अगर इसको तोड़ दिया तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर अगली जो बनती है वो 39,526 बनती है, 500 मान लीजिए, ये उसके नीचे जाता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। उसके बाद अगली सपोर्ट जो है 39,215 पे, फिर 39,000 पे, फिर 38,619 पे, और 38,290 और फिर 38,000 और फिर 37,333 तक के लेवल्स को लेंगे। अगर ये इसके नीचे जाता है तो ये सारे लेवल्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं मंडे को। अब अगर आपको बात करूं जो शेयर्स की मैं कह रहा था, तो शेयर्स को भी देख लीजिए। देखिए शेयर्स के अंदर में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं शेयर्स के, ठीक है, जो निफ्टी की वैल्यूएशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जैसे टीसीएस हुआ, टीसीएस को अगर आप देखें तो देखिए ये 20 SMA के नीचे काम कर रहा है और ये गिरता हुआ नजर आ रहा है अभी ये, मगर उसके बाद ये पिछले 3 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब ये नीचे आएगा या ऊपर ये देखने की बात है, लेकिन अगर ऊपर आएगा तो 3465 इज अ क्रिटिकल लेवल, ये इसको पार नहीं कर पाएगा ऐसा बता रहा है। और अगर नीचे जाता है तो
33,063 इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके नीचे नहीं जाएगा, ये ऐसा कह रहा है। अगर इसके ऊपर या नीचे जिस भी तरफ जाता है उसको राइड करने की कोशिश करेगा, तब एक अच्छा बड़ा मूव आपको इसमें आता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसमें अभी भी कोई वीकनेस से ज्यादा के साइन नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ के साइन तो नहीं है कहना चाहिए, हाँ वीकनेस अभी थोड़ी कंट्रोल में है। हालांकि एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई साफ साफ सेल में नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि एसबीआई इस तरह से दिखा रहा है कि ये नीचे जाएगा। और अभी फिलहाल जो रिट्रेसमेंट आनी थी वो आ चुकी इसमें, और अब ये अगर नीचे जाता है तो फिर 515 के नीचे ये और तेजी से नीचे गिर सकता है, इस पे नजर बना रखिएगा। हालांकि ऊपर जाने की अगर बात करें तो जब तक ये 536.40 के ऊपर ना जाए, 536 से लेकर 40 का एरिया पार करके क्लोजिंग ना देना शुरू करे, तब तक इसमें बाय अभी फिलहाल नहीं बनता है, तो एक और सेल में आ गया। रिलायंस की बात करूं तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट ले रहा है, इसको यहीं से बाउंस करना था, मैंने बताया था आपको 2350 से, मैंने बताया था वहीं से ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर ये ऊपर जाता है तो इसके लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस 2430 से 50 के बीच में आती है, और अगर ये वहां से पार करके ऊपर चलने लगता है तो फिर 2500 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अगर इसने लेवल 2350 को तोड़ा और क्लोजिंग दे दी इसके नीचे, तो ये नीचे भी बहुत अच्छे से जा सकता है और ये मार्केट को बड़ा हिट देगा। ये अकेला मार्केट को गिराने के लिए बहुत होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एचडीएफसी की बात करते हैं। देखिए एचडीएफसी भी इस समय पे गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ सेल में है, हालांकि अपनी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास पहुंचता नजर आ रहा है। 2560 के नीचे अगर ये जाता है तो ये टूट जाएगा भयंकर रूप से, इसको यहां से बाउंस ले लेना चाहिए, नहीं लिया तो ये खतरनाक हो जाएगा। और अगर ये ऊपर आता है तो ये ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करेगा 2650-60 के आसपास, ये इसका एरिया बनता है। और अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई बैंक की, जो कि अगेन टॉप कंट्रीब्यूटर, तो ये भी इस समय सेल में है। हालांकि इसने जो पैटर्न बनाया है यहाँ पर, अभी ये ऐसा बता रहा है कि ये शायद नहीं गिरेगा, तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 830 का बनता है। 830 के नीचे ना आ जाए तब तक इसको सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। 39 पे सिर्फ 9 रुपए की बात कर रहा हूं, अगर इसने 39 को तोड़ा तो ये एक अच्छी गिरावट दिखा सकता है। हालांकि अगर ऊपर जाए तो इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत नजदीक है, 848.50 पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर 52-53 के ऊपर ट्रेड करने लगे, क्लोजिंग देने लगे, तब ये ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है और फिर ये 876 तक जा सकता है अगले हफ्ते। अब अगर बात करें इसके अलावा इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस जो है वो भी इंपॉर्टेंट लेवल है। इन्फोसिस के बात करें तो 1550 पे ट्रेड कर रहा है और ये सेल में है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 1575 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसको ये पार करता नजर नहीं आ रहा है। और अगर नीचे की बात करूं तो ये नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है 1550 से, ये कम से कम 1530 तक तो ये जल्दी ही आ जाएगा, शायद कल ही आ जाए। और उसके बाद ये साइन कर देगा कि ये और नीचे कितना जाएगा, तो वहां पर नजर रखिएगा। उसके नीचे अगर ये जाने लगे तो फिर आप इसको अच्छे से शॉर्ट कर सकते हैं। ये आराम से आपको फिर उसके बाद 1430, 40, 50 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा की बात कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी सेल में है। हालांकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोजी बना था एक दिन पहले, जिसके तहत में इसने ये बताया था कि गिरना नहीं चाहता। अब इसका इंपॉर्टेंट लेवल मान लीजिए 1688, अगर इसको तोड़ा तो उसके बाद लास्ट होप के तौर पे आप इसको 1660 तक के लिए तो देख ही सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड ले लीजिएगा। लेकिन अगर इसने 1660 को तोड़ दिया तो ये एक बड़ी गिरावट भी दिखा सकता है। हाउएवर अगर ऊपर जाने लगता है तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो 1750, दैट इज 17,050-55 के आसपास बनती है। इसको ये पार नहीं कर पाएगा, अभी ऐसा बता रहा है ये। और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस फिर 1800 के आसपास आती हुई नजर आ रही है। 1808 के ऊपर नहीं जा रहा है ये। इन लेवल्स के ऊपर जाए तो आप अच्छे से बाय कर सकते हैं, फिर ये बहुत बड़ी बढ़त दिखाएगा। और जो अभी दिखा रहा है वो सेल दिखा रहा है, सेल के तहत में 1680 और 1660 पे नजर रखिए। 1660 को तोड़ दे तो ये नीचे जाता हुआ नजर आए। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। होप आपको फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दी like icon and subscribe the channel and share the video. I'll be thankful. Thank you so much. God bless us all. See you in next video.